नमस्कार। आप सभी का धार्मिक कथक चैनल में स्वागत है। जैसा कि आप जानते हैं, भारत को सोने की चिड़िया कहा जाता है और हमारे देश को सोने की चिड़िया कहने के पीछे क्या कारण था। और आज भी अगर हम देखें तो वह एक जो हमारा यह देश है वह एक सोने की चिड़िया ही है। बस समस्या इस बात की है कि हमें ज्ञान नहीं है, हमें पता नहीं है कि हम क्यों हमारे इस भारत देश को सोने की चिड़िया कहा जाता था, और आज अगर नहीं कहा जाता है तो उसके पीछे क्या कारण है। आज हमारे साथ उपस्थित हैं शशिकर गुप्ता जी, जो एक रत्न के विशेषज्ञ हैं। मैं आपको बता दूं कि हमारी इनसे मुलाकात 1.5 साल पहले हुई थी, कोरोना काल में। तभी से इनके रत्नों के ज्ञान से मैं प्रभावित हुआ था, और अब जाकर के हमारा कुछ प्रभु का ऐसा कुछ नियम बना, कुछ ऐसी परिस्थितियां बनी कि आज हम दोनों लोग एक साथ उपस्थित हैं। तो खनिजों के बारे में जानने के लिए हम शशिकर गुप्ता जी से आप सभी का पहले परिचय कराते हैं। उसके बाद खनिजों का जो भी ज्ञान है, जो भी उनका अध्ययन है, जो भी उनका एक्सपीरियंस है, जो भी उनकी विशेषता है, उन सारी बातों को वह स्वयं ही आप सभी के समक्ष रखेंगे। सबसे पहले आपका स्वागत है। आपने इतना कीमती समय निकाला, उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और आप जैसा जानते हैं कि 1.5 साल पहले हमारी आपकी मुलाकात हुई जी। मैं तभी से आपकी बातों से प्रभावित था, और मैं चाहता था कि देश की जनता को पता चले कि वह इस इतने मूल्यवान देश में रहते हैं, तो उसका क्या कारण है। तो इन सब बातों के लिए सबसे पहले हम आप से जानना चाहेंगे कि खनिज क्या है, कैसे उसकी मतलब महत्ता क्या है, और हमारे देश में उसकी उपलब्धता कैसे है। उसके बारे में आप जरा हमारे लोगों को बताएं। खनिज जो है, जैसे आपने अयस्कों का और का आपने नाम सुना है, तो ऐसे ही खनिज भी आप खनिज जो है वो हर और खनिज होता है। मतलब अयस्क जो होते हैं, लेकिन अयस्कों से हम जो आपके मेटल्स हैं, जो मेटल जैसे आप तो जनरल जो मेटल सुनते हैं, लोहा, तांबा, एल्युमिनियम, जस्ता, इसके अलावा भी पीरियोडिक टेबल में बहुत एलिमेंट्स हैं, तो जिससे हम किफ़ायती तरीके से धातु में निकाल सकते हैं, एलिमेंट्स निकाल सकते हैं, उनको अयस्क कहते हैं। तो निश्चित तौर पे सारे अयस्क मिनरल होते हैं, खनिज, लेकिन सारे खनिज अयस्क नहीं होते हैं। अब जैसे आप रत्नों की बात करो, तो अब जैसे एक पुखराज रत्न है, तो ये खनिज तो है लेकिन ये अयस्क नहीं है। अब थोड़ा सा और मैं इस डिफरेंस को क्लियर करना चाहूँगा कि जैसे पुखराज है, इसका केमिकल कंपोजिशन होता है एल्युमिनियम ऑक्साइड। तो एल्युमिनियम क्या होता है, मुलायम धातु होती है, आपने कई बार हाथ में पकड़ा होगा तो वो मुड़ जाती है, ठीक। ऑक्सीजन गैस होती है। तो जो पुखराज होता है उसका केमिकल कंपोजिशन होता है एल्युमिनियम और ऑक्साइड। लेकिन जब ये दोनों मिलकर और रत्न बना देते हैं, तो हार्डनेस की श्रेणी में ये डायमंड के बिल्कुल जस्ट डायमंड के नीचे होता है। मतलब डायमंड अगर 10 हार्डनेस है, तो एल्युमिनियम ये पुखराज की हार्डनेस जो है वो 9 हो जाती है। तो मिनरल जब दो चीजें मिलती हैं तो कतई एक तीसरी नई चीज बन जाती है। मतलब आप ये मान लो कि वो अपना बिल्कुल एकदम सारी प्रॉपर्टी तो उसकी बदल जाती है। जब वो रत्न की तरीके से आ जाता है, तब वो पुखराज मिनरल और नहीं हुआ, वो अयस्क नहीं हुआ, वो रत्न हो गया, ठीक है। लेकिन हर और मिनरल होता है, खनिज होता है, ये तय। रत्नों के बारे में जो बताया, जैसे हमारे ज्योतिष में बहुत सारे रत्न होते हैं। सबसे पहले मैं फिर से आपका एक बार ध्यान आकर्षित कराना चाहूँगा। हमारे इस चैनल का मेन उद्देश्य है कि हमारा सनातन धर्म विज्ञान से कितना आगे है, इसको हम बार बार अपने इस चैनल के माध्यम से आप सभी के समक्ष प्रस्तुत करते हैं। जैसा कि इन्होंने बताया कि पुखराज जो रत्न है उसका केमिकल कॉम्पोजिशन बताया इन्होंने। तो हमारा जो आप समझ सकते हैं कि जो हमारा सनातन धर्म है, आप बहुत सारे ज्योतिषियों को आपने सुना होगा कि कुंडली के हिसाब से लोग देख करके जो ज्योतिषाचार्य होते हैं वो बताते हैं कि किसी को माणिक पहनते हैं पहनने के लिए, किसी को नीलम कहते हैं पहनने के लिए, किसी को पन्ना, किसी को पुखराज, किसी को मोती। अलग अलग सब रत्न होते हैं। अगर ये अलग अलग हैं तो इनकी कुछ न कुछ ऐसी विशेषता होती होगी जो ज्योतिषाचार्य कुंडली देख करके बताते हैं। तो इसीलिए हम रत्नों के विशेषज्ञ के साथ उपस्थित हैं और आपको बताएंगे कि हर एक रत्न का क्या खासियत है।
सबसे पहले हम उन रत्नों को जानने से पहले हम खनिज के बारे में ही आगे आप इस एपिसोड को खनिज के बारे में आगे लेके चलते हैं और ये हम जानना चाहेंगे कि पूरे विश्व में जो खनिज हैं वो कहाँ कहाँ उपलब्ध हैं और कैसे उसको हम अपने प्रयोग में ला सकते हैं। खनिज जो है वो एक इतनी महत्वपूर्ण चीज है कि जो खनिजों से एलिमेंट पाए जाते हैं, मेटल्स, वो आप कृत्रिम रूप से नहीं बना सकते। जैसे लोहा, आप ये सोचो कि आप लैब में बना लो तो लैब में संभव नहीं। एल्युमिनियम ये प्राकृतिक चीज है। उसके बाद आप आइसोटोप किसी के बनाने चाहो, जो साइंस में शब्द होता है, तो ये जैसे यूरेनियम 235, यूरेनियम 200, प्लूटोनियम 239, तो आप यूरेनियम के आइसोटोप बना सकते हो, आइसोबार बना सकते हो। तो मैं उसके बहुत गहराई में नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन आप प्योर जो यूरेनियम है वो आप कृत्रिम रूप से नहीं बना पाओगे। जैसे बनता है मोनाजाइट से जो थोरियम निकलता है वो यूरेनियम में कन्वर्ट होता है, लेकिन वो जो थोरियम जो है जब वो यूरेनियम के साथ रखा जाता है तब वो कन्वर्ट होता है, वो चेंज हो गया। लेकिन आप मेटल्स को लैब में नहीं बना सकते। तो निश्चित तौर पे जहाँ पे जो लैब में बन नहीं सकती तो वो सब प्राकृतिक ही है। तो प्राकृतिक अगर है और वो हिंदुस्तान में, ठीक है ना। अगर आपको अपना इंफ्रास्ट्रक्चर कोई भी बिल्ड करना है, अपना इंफ्रास्ट्रक्चर अगर आप कोई भी बिल्ड करना चाहते हो तो प्राथमिक रूप से आपको मिनरल्स की जरूरत पड़ेगी, खनिज की। अगर नहीं होगा तो आप कुछ भी नहीं बना सकते हो, ना मकान बना सकते हो, ना हवाई जहाज बना सकते हो, ना रेडियो बना सकते हो, ना कंप्यूटर बना सकते हो, ना ही मोबाइल बना सकते हो। मतलब कुछ भी आप बना ही नहीं सकते अगर आपके पास नेचुरल मेटल्स नहीं है जो कि मिनरल से प्राप्त होते हैं। तो अब आपने एक बात पूछी कि मिनरल क्या सब जगह पाए जाते हैं? नहीं, उसका एक कारण है कि धरती के नीचे मोल्टन लावा बहता है, धरती के नीचे। तो ये मोल्टन लावा जहां जहां पर क्रिस्टलाइज हो जाता है धरती के नीचे, वहां पर ये जैसे पर्टिकुलर, जैसे भी हमने पोखराज का आपसे नाम लिया था, तो एल्युमिनियम और ऑक्सीजन ये धरती के अंदर पाए जाते हैं मोल्टन लावा में। तो जब ये प्राकृतिक रूप से एक पास आ जाते हैं और दसियों हजार साल तक पड़े रहते हैं तो वो खनिज बन जाता है, फिर ठोस। जब ठोस होता है तो विभिन्न मतलब जो चैनल्स के माध्यम से फिर धरती पे आता है, धरती में ऊपर की सतह पर, और धीरे 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 जो है ये निकाला जाता है। तो जहां पर मोल्टन लावा पाया जा रहा है, ठीक है, खनिज वहीं पाए जाएंगे, तो धरती के नीचे है। लेकिन अब जहां धरती के ऊपर निकल गए वहां तो आप नहीं पाओगे। और धरती के ऊपर ये मोल्टन लावा जो पिघला हुआ लावा है ये निकलता कैसे? तो हम आपको बताना चाहेंगे कि ये जो मोल्टन लावा है, इट इज मोबाइल लाइक गैस एंड डेंस लाइक वाटर। ये वैसे घना होता है जैसे पानी होता है, लेकिन चलता वैसे जैसे गैस होती है। तो आपने ज्वालामुखी देखे सुने होंगे, और इंटरनेट पे अगर आप देखोगे, सर्च करोगे तो ज्वालामुखी आपको दिखेंगे। तो ज्वालामुखी से जो लावा निकलता है यही पिघला हुआ लावा, इसी को मोल्टन लावा कहते हैं। जो जिन जिन देशों में मोल्टन लावा धरती की सतह फाड़ के बाहर आ जाता है, वहां पर खनिजों का निर्माण नहीं होता। तो अब रिंग ऑफ फायर, एक इंग्लिश का शब्द है रिंग ऑफ फायर, उसको ये डिफाइन किया गया कि जो जो देश ज्वालामुखी वाली बेल्ट में बसे हुए हैं उनको रिंग ऑफ फायर में बसा हुआ देश कहा जाता है। तो आपने कभी नहीं सुना होगा चाइना में कोई ज्वालामुखी फटा, आपने नहीं सुना होगा इंडिया में कोई ज्वालामुखी फटा, आपने ये कभी नहीं सुना होगा अपनी याददाश्त में कि रूस में कोई ज्वालामुखी फटा, आपने श्रीलंका में नहीं सुना होगा। लेकिन आपने अमेरिका में बहुत सुना होगा ज्वालामुखी फटते हैं, वहां समुद्र के अंदर से आपने कई बार सुना होगा ज्वालामुखी फट गए। तो इंडोनेशिया में आपने सुना होगा। और रिंग ऑफ फायर पे जो जो देश हैं वो वहां पर खनिज नहीं होते हैं। तो जब खनिज नहीं होते हैं तो उनको खनिज के लिए, अब ये एशियन बेल्ट जो अपनी है ये खनिज में बहुत जबरदस्त है। जहां जहां हिमालयन बेल्ट है वहां जो है वो सबसे जबरदस्त खनिज है। तो एक मैं दबे स्वर में बात कहना चाहूंगा कि 370 जो इस लगा रहा कश्मीर पे, ये एक पूरी राजनीति थी। कारण ये है ये मिनरल बहुल बेल्ट है पूरी। अच्छा। खनिज, क्योंकि जो ये हुआ कि जो टेक्टोनिक्स प्लेट थी जब एक दूसरे से लड़ी तो एक प्लेट दूसरे प्लेट पर चढ़ गई, यानी उसमें सब खनिज ही खनिज है, और हिमालय का निर्माण हो गया। तो कोई जो मतलब साइंटिफिकली डेवलप्ड जो आजकल कहे जाते हैं कंट्री, जो कभी शायद कुछ भी हैसियत में नहीं थे, तो जब उन्होंने अपना साम्राज्यवाद बढ़ाया तो उनके दिमाग में यह था कि इंडिया के कब्जे में हिमालय बेल्ट ना रहे, इसको डिस्ट्रीब्यूटेड कर दो,
वरना इंडिया से ज्यादा पावरफुल कोई नहीं है। तो बस ये है, खनिज केवल एशिया में मैक्सिमम। या आप सुनते होंगे कि भी जापान के आसपास 2 टापू हैं, वहां पे खनिज निकल आया, साउथ चाइना सी में, या अफगानिस्तान में आपने सुना होगा, या यूक्रेन में युद्ध चल रहा है यहाँ पे सुना होगा। उसके अलावा आप क्या कहते हैं बर्मा साइड में, तो बर्मा साइड में आपको, लेकिन अमेरिका कहता सब है, अमेरिका, जापान, जर्मनी, ऑस्ट्रेलिया, ये सब कहते हैं मेरे पास सारे खनिज हैं। हाँ। क्योंकि ये सत्यता कबूल नहीं करना चाहते कि मेरे पास खनिज नहीं है। आपका कहने का तात्पर्य है कि धारा 370 जो हटा है, उसके पीछे का जो मेन मकसद था, उसका कारण क्या था कि कश्मीर की जो महत्ता है वो सुंदरता के साथ साथ खनिजों के कारण भी है। बिल्कुल, सुंदरता भी है और मतलब खनिज तो मेन है। सुंदरता जहाँ खनिज होगी, जहाँ सारे एलिमेंट्स पाए जा रहे होंगे पीरियोडिक टेबल में, जो भी तो लाजमी है वहाँ फूल भी वो जो है उससे एलिमेंट्स जब लेंगे तो फूल भी उगेंगे, बढ़िया पौधे भी उगेंगे। भाई जितने बढ़िया एरिया में, अगर आप पथरीली जमीन की तरफ पन्ना साइड में चले जाइए तो वहां पे कांटे निकले होंगे जगह जगह, लेकिन वहां जब पथरीली है तो उसके नीचे हीरे भी पाए जाते हैं। उसी तरीके से आप जब मध्य प्रदेश की बेल्ट में घुसेंगे तो कई जगह आप देखेंगे जैसे पहाड़ से कहीं एल्युमिनियम टपका चला आ रहा है, तो कहीं कॉपर टपका चला आ रहा है। तो इनको जिनको आप पहाड़ समझ रहे हो, ये मिनरल्स के खजाने हैं। इंडिया में तो भी एक्सप्लोरेशन हुआ ही नहीं है। आपके यूपी साइड में अभी आपके यहाँ एग्जाम्पल दे रहा हूँ कि सोनभद्र और हल्दी पहाड़ी सोना निकला अभी, ठीक है। उन्होंने कहा कि यूपी गवर्नमेंट ने कहा कि 2600 टन, डायरेक्टर जनरल माइनिंग ने कहा 2600 टन सोना निकला है। उसके बाद जीएसआई ने कहा कि इसमें 165 किलो सोना निकला है, और मैंने जो है वो हेलीकॉप्टर से और मतलब XRF मशीन उपकरण से मैंने खुजवा लिया, 165 किलो सोना निकला। अच्छा ये बताइए, सोना आज मिला तो ये सोने की खान आज तो नहीं बनी, ये तो सोने की खान 10,000 साल पहले बनी थी, ठीक है ना, जब ये सृष्टि का निर्माण हुआ था। तो अब वक्त के साथ पानी गिर रहा है, उसके बाद धूल मिट्टी जमा होती है। अब अभी आप अपना कमरा बंद करके चले जाओ तो 4 दिन बाद जो है उसमें बहुत मोटी धूल गिर जाएगी, जो 10,000 साल से जो जमीन पड़ी है, तो उसमें जो है सोना भारी होता है तो नीचे की तरफ जाता है। तो जब उन्होंने सर्वे कराया जीएसआई ने, तो उन्होंने कहा 165 किलो सोना है। तो इसका मतलब उन्होंने बेल्ट में खाली जो ऊपर की सतह थी वहां पर 165 किलो ढूंढ लिया। धरती के नीचे तो बहुत है, वो ये सैकड़ों मीटर तक खदान जाती है नीचे, सतह पर 165 किलो था। तो जो यूपी माइनिंग ने जो ये बताया था, डायरेक्टर जनरल माइनिंग ने किया 2600 टन सोना है। तो अब पता नहीं क्या जीएसआई का कौन सा सर्वे रहा है कि वो हो सकता है जमीन के 800 मीटर नीचे तक ढूंढ लेते हो मशीन लगा के। तो उन्होंने सतह का 165 किलो बताया, और ये इन्होंने जीएसआई बात ड्रिलिंग की। आप ड्रिलिंग कितना कर सकते हो, 100-200 मीटर, 150 मीटर, 300 मीटर, तो आप जगह जगह ड्रिलिंग करोगे तो यू कैन नॉट से कि कुल 165 किलो सोना है, क्योंकि सोना तो बहुत नीचे तक जा सकता है। 500 भाई 10,000 सालों में कितना नीचे जा सकता है। सही बात। घर के बाहर जो फर्श बनती है आपकी सड़क, तो कुछ ही 20 सालों के अंदर आपने देखा होगा आपका घर 2 फुट नीचे दब गया 20 सालों में, तो 10,000 सालों में कितना गया। बहुत सारे देशों में बहुत सारे अवशेष मिलते हैं, मूर्तियां मिलती हैं, सिक्के मिलते हैं। कहा जाता है कि वो 1600 साल होते हैं, 10,000 साल। हाँ, तो बिल्कुल सही बात है कि अगर सोना इतना नीचे है, तो जब सतह पे 165 किलो मिला, हाँ, तो आप सोचिए कि वो सबसे नीचे ही जाएगा, नीचे ही जाएगा। सही बात। आपने देखा होगा ज्वेलर्स की जहाँ दुकानें बहुतायत में होती हैं, तो वो लोग कुछ करते नहीं है। वो लोग जो जमादार सुबह सुबह होता है, जो धोता है नाली, वो करता क्या है, जगह जगह गड्ढे खोद देता है, हर 100 मीटर में गड्ढे खोद देता है। तो जो सोना सराफों की दुकान से या ज्वेलर्स की दुकान से जूतों में चपक के आता है, और नाली में जो गिरता है सोना, तो जब पानी आता है तो पानी के साथ बहता है और गड्ढे में गिर जाता है। तो वो पूरी नाली नहीं देखते हैं, वो केवल वो गड्ढे में से मिट्टी निकाल के सोना निकाल लेते हैं। तो सोना भारी होता है तो सोना नीचे जाता है। तो मतलब जीएसआई की ये बात की केवल सतह पे 165 किलो सोना है, इसलिए 2600 टन सोना नहीं है। और मैंने ड्रिलिंग की है, 2, 4, 6, 10 मीटर, 20 मीटर, 50 मीटर, 100 मीटर आप कर सकते हो। 900 मीटर और 1000 मीटर तक आप ड्रिलिंग नहीं कर सकते हो, और 1 किलोमीटर तक तो माइंड मतलब जाती ही जाती है, इसमें धोखा नहीं है होल्ड की। बिल्कुल सही बात है। इन्होंने बहुत छोटा सा एग्जाम्पल दिया जो हमारे आपके सामने उपस्थित है। ये सर्राफा, जितने भी ज्वेलर्स होते हैं, सर्राफा होते हैं, उनकी दुकान से जो भी सोना निकलता है जूतों में चिपक करके, उसको किस तरह से एक जमादार निकालता है।
तो सोचिए कि ये तो एक छोटी सी कला है, एक छोटी सी, मतलब आप कहा जाए कि इतने छोटे से लेवल पर किसी ने दिमाग लगाया और वो सोना निकाला। तो अब जैसे हजारों टन नीचे जो है, उस सोने को निकालने के लिए बहुत टेक्नोलॉजी की जरूरत है और थोड़ी सी वैज्ञानिकता की भी जरूरत है। जब सतह पर ही 165 किलो मिला, तो आप कल्पना कर सकते हैं कि और मैं आपकी थोड़ी बात काटना चाहूंगा। अच्छा। इससे पहले तो कोई नहीं जानता था सोना है वहाँ। हाँ, सही बात। ठीक है। अब जो अगल बगल वाले थे, उनको अगर मिट्टी की जरूरत पड़ती थी तो वहीं से खोद लाते होंगे, अपने मकान में भी लगाते होंगे। हाँ, ठीक है, बिल्कुल सही बात। तो 10,000 सालों में ना जाने कितनी सभ्यताएं नष्ट हो गई होंगी वहाँ, और ना जाने कितने मकान बन गए होंगे, तो उन मकानों में सोना नहीं लग गया। बिल्कुल सही बात। उन मकानों में जो उन्होंने ईंटें जोड़ के प्लास्टर किया, उसमें भी सोना दबा हुआ है। जैसे आपने सुना होगा कहीं कहीं इस मकान में भूत आते हैं, भूत नहीं है, वहां पे पता लगा यूरेनियम बड़ा हुआ है वहां, और उसमें आपने वो नहीं किया है, आपने अभी तक पता नहीं किया। अब वो यूरेनियम या कोई ऐसा भी विकिरण वाली चीज जो है वो लग गई मकान के प्लास्टर में। अब रेडिएशन हो रहे हैं, इस घर में जो रहता है बीमारी रहता है उसमें, तो क्या ये पता किया गया कि जहाँ वो बीमार रहता है उसके अगल बगल कोई रेडिएशन की चीजें तो नहीं है कि पता चला प्राकृतिक यूरेनियम पड़ा हुआ आपने मकान में लगवा दिया। तो सबसे पहले आपको याद होगा, अगर आप कभी पुराने पट्टे देखो अंग्रेजों के जमाने के, तो उसमें लिखा होता है कि हम आपको जमीन लीज के ऊपर दे रहे हैं और जमीन के नीचे जो भी मिनरल मिलता है उस पर मेरा अधिकार होगा। हाँ, वो एक्चुअली वो और वही इंडिया में अपना लिया गया, लेकिन उसका मतलब लोग नहीं समझे। मतलब आप जमीन लेते हो तो जमीन की नीचे की जो है वो जो भी निकलती, सरकार का तो नियम है कि हाँ। जमीन के नीचे जो भी निकलता है, ये तो वो उन्हीं खनिजों के बारे में लिखा है। वो सरकार का उन पे अधिकार होता है। बिल्कुल सही बात है। अगर आपने उसको रख लिया तो कहीं किसी ने शिकायत कर दी तो फिर आपके ऊपर कानूनी कार्रवाई तय। चलिए, आज के एपिसोड में इतना ही, और हम आपसे अगले एपिसोड में यह बताएंगे कि और खनिजों के बारे में जो भी हमारे देश में उपलब्ध हैं। अभी सिर्फ पुखराज के बारे में बताया, अभी और भी रत्नों के बारे में बताएंगे, कैसे उन रत्नों का आपके ऊपर कैसे असर पड़ता है, इन सब, और खनिजों के लिए भारत में किस तरह से इसका दुरुपयोग हुआ है, और एक तरह से कहें तो खनिजों का शोषण तक किया गया है। इसके बारे में हम अगले एपिसोड में आपसे चर्चा करेंगे। धन्यवाद।